बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज अडानी जी के बारे में है। तो अभी तक आप सभी को पता लग ही गया होगा कि यूएस ने अडानी जी पर ब्राइब देने के एलिगेशंस लगाए हैं। गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के कई एग्जीक्यूटिव पर 250 मिलियन से ज्यादा ब्राइब देने का इल्जाम लगाया गया है और ये ब्राइब दिया गया है इंडियन ऑफिशियल्स को ताकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को पाया जा सके, जैसे 12 गीगावाट सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ब्राइबरी स्कीम इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी पुश में पार्ट बने हुए एक सोलर पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। इस केस के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस अडानी ग्रुप के लिए लीगली और रेगुलेटरी इशू बढ़ा सकते हैं और बहुत खराब कंडीशन में ले जा सकते हैं, खासकर की इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में, जिसमें वो काफी बड़े प्लेयर हैं इंडिया के। दरअसल यूएस के द्वारा ये चीज इसलिए करी जा रही है क्योंकि यूएस इन्वेस्टर का पैसा अडानी के बॉन्ड्स में भारी मात्रा में लगा हुआ है, जिसकी वजह से यूएस के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इससे पहले भी अडानी ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे हैं या फिर सेबी की चेयरपर्सन पर, जिनकी इन्वेस्टिगेशन पर अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। और इसकी वजह से इंडियन इन्वेस्टर में भी टेंशंस बढ़ गई हैं अडानी के स्टॉक्स को लेकर, जिनका पैसा भारी मात्रा में अडानी के स्टॉक्स में लगा हुआ है। और यूएस के इस केस की वजह से अडानी ग्रुप को भारी मात्रा में नुकसान देखना पड़ रहा है। यूएस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में अडानी ग्रुप को अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने इन सारे एलिगेशन को डिनाई कर दिया है। लेट्स सी आगे क्या होता है और आपका क्या कहना है हिंडनबर्ग के कुछ एलिगेशंस पर जो उन्होंने सेबी की चेयरपर्सन पर लगाए थे और अडानी ग्रुप के ऊपर भी, जिस पर इन्वेस्टिगेशन चलने के बावजूद अभी तक कोई मेजर अपडेट नहीं आया है। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा सेकंड बड़ी न्यूज है बायजूस के फाउंडर रविंद्रा के बारे में। तो उन पर मैनिपुलेशन के इल्जाम लगाए गए हैं। दरअसल बायजूस के फाउंडर पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अपनी कंपनी पर कंट्रोल रीगेन करने के लिए हिडन लोन फंड्स का इस्तेमाल किया है। रविंद्रा ने बिजनेसमैन विलियम आर हेलर को $1.2 बिलियन के लोन्स को यूएस क्रेडिटर से एक्वायर करने के लिए मैनिपुलेट किया। ये प्लान एपिक क्रिएशंस को खरीदने के लिए किया गया था, लेकिन इसकी डील फेल हो गई थी। और हेलर ने अपने टेस्टिमोनी में ये भी कहा कि उन्हें बायजूस ने लो मैनिपुलेट करने के लिए ये फोर्स किया। फाउंडर रविंद्रा ने 11.2 मिलियन रोज लेक इनकॉर्पोरेशन को ट्रांसफर किए थे, जो बाद में यूएस ट्रस्टीज के द्वारा खरीद लिया गया। और इसके फंड एलिजिडली OCI लिमिटेड से आए थे, जो अब यूएस क्रेडिटर को मिलियंस ओन्ड है। इसके अलावा बायजूस के ऑनगोइंग लीगल बैटल्स को देखे हेलर कोर्ट में टेस्टिमोनी देगा एपिक की सेल्स के बारे में, जो बायजूस यूएस क्रेडिटर्स के लिए फंड रेज करने की कोशिश में थी। इसके अलावा NCLT ने बायजूस की सब्सिडरी आकाश को AOA अमेंडमेंट करने से रोक दिया है, जो रविंद्रा के स्टेक डाइल्यूट करने का प्लान था। तो नेक्स्ट न्यूज होनासा कंज्यूमर्स के बारे में है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस फेस कर रही है। दरअसल ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन यानी कि AICPDF ने होनासा कंज्यूमर की अनसोल्ड इन्वेंट्री, जो कि 300 करोड़ की है, को हाईलाइट किया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर फाइनेंशियल बर्डन डाल रही है। दरअसल फेडरेशन ने 50 करोड़ की अनसेटल्ड क्रेडिट नोट्स का जिक्र किया है, जो कैश फ्लो प्रॉब्लम का कारण बन रही है। और इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर का ये भी इल्जाम है कि मामाअर्थ स्टॉक ऑफलोड कर रही है बिना डिमांड के, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी को नुकसान हो रहा है। इस पर होनासा ने इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है कि प्रोजेक्ट नीव के थ्रू अनसोल्ड स्टॉक क्लियर किए जा रहे हैं। और इसी के साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट को रिवाइज नॉर्म्स के हिसाब से अलाइन किया गया है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि होनासा ने ये डिस्ट्रीब्यूशन बिना डिमांड के शायद तब किया था जब इनका IPO आने वाला था, ताकि शायद सेल दिखाई जा सके। और अब IPO के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। सो नेक्स्ट न्यूज स्विगी के बारे में है। तो स्विगी ने एक नई सर्विस लॉन्च की है रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए। स्विगी ने एक नया किचन इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट सर्विस लॉन्च की है, जिसमें रेस्टोरेंट पार्टनर को एसेंशियल इक्विपमेंट जैसे रिलायबल वेंडर से कम्पिटिटिव प्राइस पर मिलेगा। अगर इस सर्विस को अवेल करने के लिए प्रोसेस देखा जाए तो रेस्टोरेंट पार्टनर स्विगी ओनर ऐप या फिर ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू साइन अप कर सकते हैं, जिसके बाद वेंडर्स उनसे उनकी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन डिस्कस करेगा। नेक्स्ट न्यूज स्विगी के ही कॉम्पिटिटर जोमेटो के बारे में है। तो अभी तक आप सभी को पता लग ही गया होगा कि जोमेटो के फाउंडर ने एक नए तरीके की जॉब निकाली है, जिसमें आपको ही पैसा देना पड़ेगा। और इस जॉब पोस्टिंग पर दीपेंद्र को बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिल रहा है। दरअसल जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल ने 20 नवंबर 2023 को एक नए चीफ ऑफ स्टाफ की जॉब पोस्ट की अनाउंसमेंट की थी। इस पोस्ट में 20 लाख रुपए फीस देने की रिक्वायरमेंट है और इसमें पहले साल की कोई सैलरी नहीं दी जाएगी।
अगर जॉब रोल को डिस्क्रिप्शन को देखा जाए तो मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा दूंगी, आप पॉज कर रीड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इनको रीड नहीं किया है तो। इस जॉब रोल के डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि ये रोल उन लोगों के लिए है जो हंगर, एम्पैथी और कॉमन सेंस रखते हैं बिना ज़्यादा एक्सपीरियंस के। इसमें उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वे खुद अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे आपको। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जोमेटो के गुड़गांव हेडक्वार्टर में की फंक्शन को ओवरसी करना था। अगर इस जॉब में सैलरी की देखी जाए तो पहले साल कोई सैलरी नहीं होगी और दूसरे साल से 50 लाख की सैलरी होगी और ये 20 लाख की फी अपने पास ना रखकर जोमेटो इसको चैरिटी कर देगा। और अभी तक जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल को इस पर 18,000 प्लस एप्लीकेशन मिल चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट न्यूज आईआईटी बॉम्बे के बारे में है। तो आईआईटी बॉम्बे ने 100 करोड़ का वीसी फंड लॉन्च किया है। आईआईटी बॉम्बे की सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर अपना पहला वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च कर रही है जो कि 100 करोड़ का होगा। इस फंड का फोकस होगा टेक ओरिएंटेड स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना है अगले 10 सालों तक, और जिसमें वो 1000 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें एवरेज टिकट का साइज 2 से 15 करोड़ तक का होगा। स्टार्टअप्स को जो सेक्टर जैसे साइंस, मेडटेक, बायोटेक, स्पेस और डिफेंस में होंगे उन्हें टारगेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज अनुपम मित्तल के बारे में है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट की है। शार्क टैंक के जज और शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई से अपील की है। स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारी नहीं तो उनके देश की ही सुन लो। जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और गूगल के बारे में बात करी गई है। इसमें बात करी गई है क्रोम को अप्रूव्ड बायर को बेचना, एप्पल और दूसरों के साथ एक्सक्लूसिव डील को रिस्ट्रिक्ट करना। नेक्स्ट न्यूज यूपीआई के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान के बारे में है। तो एनपीसीआई 10 कंट्रीज के साथ बात कर रही है यूपीआई और रुपए को लॉन्च करने के लिए, जिसमें निम्बाबिया, ट्रिनिडैड, टोबाको और पीरू के साथ कमर्शियल एग्रीमेंट साइन हो चुका है। पहले से ही 7 कंट्रीज में ऑपरेशनल, जैसे फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका और मॉरिशस और नेपाल में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। अगर इसके ट्रांजिशन सक्सेस रेट को देखें तो 2016 के लॉन्च के बाद फेलियर रेट से 10% से गिरकर 0.7 से 0.8% हो गया है। सितंबर में डेली एवरेज ट्रांजैक्शन 500 मिलियन पहुंच चुकी है और टोटल 15.04 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं और जो वैल्यू होती है 20.64 लाख करोड़ रुपीस के साथ। इस वक्त स्मॉलर पेमेंट्स के लिए वैलिड को प्रमोट किया जा रहा है। वैलिड को लो वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए प्रमोट किया जा रहा है और अब छोटी पेमेंट्स बिना यूपीआई पिन के हो सकती है। आरबीआई ने यूपीआई की लिमिट बढ़ा दी है 500 to 1000 पर ट्रांजैक्शन और वॉलेट लिमिट को कर दिया गया है 2000 से 5000 तक। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। तो आज की फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ गूगल की क्रोम बिजनेस के बारे में है, जिसको कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गूगल को फोर्स कर रहा है अपना बिजनेस को स्पिन ऑफ करने के लिए। लेकिन आज उसी पर एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि यूएस डोज ने सजेस्ट किया है गूगल को अपना क्रोम बिजनेस डिसइन्वेस्ट करने के लिए, ताकि ऑनलाइन रिसर्च में मोनोपोली टूट सके उनकी। और इसी के साथ वो लोग बैन भी लगाने की बात कर रहे हैं अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो। इस प्रपोजल में गूगल को रिसर्च मार्केट में 5 साल तक री एंटर करने से बैन कर दिया जाएगा, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत है। गूगल ने इतना टाइम लगाकर अपने बिजनेस को बनाया है और अब उन्हें फोर्स किया जा रहा है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा डोज ने ये रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट में ऑनगोइंग एंटी ट्रस्ट केस के पार्ट के रूप में फाइल की है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज ओपन एआई के बारे में है। तो ओपन एआई कुछ एविडेंस डिलीट करता हुआ पाया गया है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एएनआई ने उन पे केस किया है कॉपीराइटेड कंटेंट के लिए, और उसी की तरह ये एक और नया केस सामने आया है जहां न्यूयॉर्क टाइम्स और डेली न्यूज ने ओपन एआई पर एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए इलीगली कंटेंट रिमूव करने का केस फाइल कर दिया है। इन न्यूज़पेपर्स के लॉयर्स का कहना है कि ओपन एआई इंजीनियर्स ने क्रूशियल डेटा एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया है जो केस के लिए इम्पोर्टेंट था, और इस एविडेंस को डिलीट करने के कारण ओपन एआई की साइड वीक दिख रही है। ये सेम एएनआई के केस में भी हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। इसके अलावा ओपन एआई के बारे में एक और न्यूज़ है जिसमें वो अपना ब्राउज़र लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। ओपन एआई अपना ब्राउज़र लॉन्च करने का प्लान कर रहा है जो गूगल क्रोम से कम्पीट करेगा और उसमें ओपन एआई का चैटबॉट इंटीग्रेट करेगा। ओपन एआई ने इसके लिए अपने प्लान्स को डेवलपर के साथ शेयर किया है और अब जल्द ही उसे प्रोटोटाइप पर काम चालू भी हो चुका है। ओपन एआई का सर्च जीपीटी प्रीमियम यूजर्स के लिए अवेलेबल है और जल्द ही फ्री यूजर्स के लिए भी रोल आउट होना चालू होगा। अगर हम ओपन एआई के सर्च जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ओपन एआई का सर्च जीपीटी प्रीमियम यूजर्स के लिए अवेलेबल है और जल्द ही फ्री में भी अवेलेबल होने वाला है नॉर्मल लोगों के लिए।
और मेरे हिसाब से ओपन एआई के लिए ये मूव वन ऑफ द बेस्ट मूव हो सकता है, क्योंकि गूगल को अभी फोर्स कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इसकी वजह से उनको अपना बिजनेस सेल ऑफ भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वो इतना फोर्स डाल रहे हैं। और ये ओपन एआई के लिए राइट टाइम है इस मार्केट में एंट्री करने का, और जिसके लिए ओपन एआई ने ऑलरेडी तैयारी कर दी है। अगर मार्केट इम्पैक्ट की देखी जाए तो गूगल का 90% सर्च मार्केट है और क्रोम का 50% ब्राउजर मार्केट का शेयर है, और ओपन एआई इस एंट्री लैंडस्केप को डिस्टर्ब कर सकता है। सो नेक्स्ट न्यूज मेटा के मैसेंजर ऐप के बारे में है। तो मेटा के मैसेंजर ऐप अब सपोर्ट करता है HD वीडियो कॉल्स को, जो देगा शार्प और क्लियर वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस। और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स भी की गई हैं, जैसे AI पावर्ड नॉइज सप्रेशन, जिसके थ्रू बैकग्राउंड की नॉइज रिड्यूस होगी, जिससे कॉल के दौरान क्लियर वॉइस जाएगी और आएगी। और इसके अलावा AI बैकग्राउंड में भी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। अब वीडियो कॉल्स के लिए AI जनरेटेड वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया जा सकता है। और अगर हम मेटा के ही प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के बारे में बात करें तो व्हाट्सएप ने भी एक नया फीचर लॉन्च किया है। व्हाट्सएप ने अब वॉइस मैसेज के टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए फीचर ला रहा है, जो उन यूजर्स के लिए हेल्पफुल होगा जो मैसेज नहीं सुन सकते। ये ट्रांसक्रिप्शन ऑन डिवाइस जनरेट होगी और व्हाट्सएप या थर्ड पार्टी इन्हें एक्सेस नहीं कर सकेंगी। और ये फीचर डिफॉल्ट में डिसेबल रहेगा और सेटिंग्स में इनेबल किया जा सकता है। अगर इस फीचर के सपोर्टेड लैंग्वेजेस की बात करी जाए तो इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन और हिंदी और पोर्चुगीज लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट न्यूज यूट्यूब के एक नए अपडेट के बारे में है। यूट्यूब अब नया AI जनरेटेड वीडियो बैकग्राउंड शॉर्ट्स के लिए अलाउ कर रहा है, जो ड्रीम स्क्रीन फीचर के अंदर होगा। और ये फीचर गूगल के डीप माइंड VO मॉडल पावर करता है, जो 180p सिनेमैटिक वीडियो क्लिप जनरेट कर सकता है। अगर पहले की बात करी जाए तो पहले सिर्फ इमेज बैकग्राउंड का ऑप्शन था, अब वीडियो बैकग्राउंड का भी ऐड हो गया है। इसमें अब क्रिएटर्स अपने शॉर्ट्स और डायनामिक्स और सिनेमैटिक टच ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप एक क्रिएटर है तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो नेक्स्ट न्यूज़ ट्रम्प की खुद की कंपनीज के बारे में है। उसमें से अगर ट्रम्प की एक कंपनी ट्रम्प मीडिया के बारे में बात करी जाए तो उसने डिजिटल वॉलेट्स, क्रिप्टो करेंसी, पेमेंट प्रोसेसिंग और डिजिटल एसेट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। फाइलिंग के हिसाब से कंपनी क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट सर्विसेज के मार्केट में वेंचर का प्लान बना रही है। ट्रेडमार्क में पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस भी इंक्लूडेड है, जो ब्रॉडकास्ट फाइनेंशियल सर्विस स्ट्रेटेजी को दिखाता है। और ये स्टेप ट्रेडिशनल मीडिया के बियॉन्ड जाके डिजिटल फाइनेंस और ब्लॉकचेन टेक के सेक्टर को टारगेट करता है। अगर ये ट्रेडमार्क अप्रूव हो जाता है तो ये ट्रम्प की कंपनी को डिजिटल फाइनेंस सॉल्यूशन और क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में एंट्री दिला सकता है। और इससे आप सभी को ये कहीं ना कहीं पता लग ही गया होगा कि क्रिप्टो करेंसीज के लिए ट्रम्प फेवरेबल पॉलिसीज लेके आ सकते हैं। इसके पूरे चांसेस है, क्योंकि उनकी ही कंपनी ने ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट न्यूज एप्पल के ग्रोथ के बारे में है, जिसकी रिपोर्ट्स आ चुकी है। एप्पल का इंडिया में नेट प्रॉफिट 23.1% से इंक्रीज हुआ है, जो कि पहुंच गया है 2745.7 करोड़ इन FY24, जो कि FY23 में 2229.6 करोड़ का था। सेल्स में 35.6% का इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि 66,727.7 करोड़ तक पहुंच गया है FY24 में। अगर पिछले साल की देखे जाए तो ये ही 49,188.2 करोड़ का था। इसके अलावा एप्पल प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने की बात कर रहा है, जो कि उन्होंने इस वक्त किया भी है। एप्पल को अपने आईफोन प्रोडक्शन इंडिया में प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है और FY27 तक 32% ग्लोबल आईफोन यहां से मैन्युफैक्चर होंगे। इसके अलावा FY24 में इंडिया मेड आईफोन्स की वैल्यू $14 बिलियन थी, जो कि एक्सीड कर सकती है $34 बिलियन तक। इसके अलावा नई सब्सिडरी भी लॉन्च की जा रही है। एप्पल ने अपने एप्पल ऑपरेशंस इंडिया के नाम की नई सब्सिडी शुरू की है, जो रिसर्च, डिजाइन और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के साथ सपोर्ट करेगी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनरशिप भी करेगी। इस पर एक रिपोर्ट भी आई है, जिसके मुताबिक एप्पल एक लोकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर इंडिया में आईफोन 17 बेस मॉडल मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग भी कर रहा है। अगर एप्पल के एक्सपेंस का ब्रेकडाउन देखें तो टोटल एक्सपेंस 36.5% की ग्रोथ हुई है। FY24 में 63,397 करोड़ बढ़ गया है FY23 में, जो कि 46,443.8 करोड़ था। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखें तो 35% से इंक्रीज हुई है, रीचिंग 53,658.7 करोड़। अगर एम्प्लॉय की कॉस्ट देखी जाए तो वो भी 18% से इंक्रीज हुई है, जो कि टोटल बनाती है 2,599.7 करोड़ तक। अगर अदर कॉस्ट की बात करी जाए तो 62% का जंप देखने को मिला है, 6,549.3 करोड़ तक पहुंच गई है। अगर इसके अलावा एप्पल के एक और अपडेट की बात करी जाए तो एप्पल नए एडवांस सीरी पर काम कर रहा है। एप्पल एक एडवांस सीरी डेवलप कर रहा है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड होगा। नया सीरी ज्यादा कन्वर्सेशनल और नेचुरल होगा।
और गूगल जेमिनी लाइव जैसे कॉम्पिटिटर से कम्पीट करेगी। और आज के फन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, इनके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।